नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भूपेश और आप देख रहे हैं फॉरेंसिक साइंस बाय डॉक्टर भूपेश। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ बहुत ज़रूरी पॉइंट्स पर और आशा करता हूं इन पॉइंट्स के बाद आपकी जानकारी बहुत बढ़ेगी और आपको कुछ एंगल्स बहुत क्लियर दिखाई देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं जो फॉरेंसिक में हम पढ़ाए जाते हैं कि सिलेक्शन ऑफ द विक्टिम, कि विक्टिम कौन से विक्टिम को सेलेक्ट किया जाता है। तो आज तक जो सचिन वाजे जी जिन विक्टिम्स को सेलेक्ट करते रहे वो बहुत ही ईजी विक्टिम रहे उनके लिए और उनको सक्सेस भी मिली। और जहाँ सक्सेस नहीं मिली वहाँ पर उनके ऊपर कुछ केस चल रहे थे। और इस समय उन्होंने मुकेश अंबानी जी को सेलेक्ट किया। और दोस्तों, ये बहुत ही सोची समझी साजिश थी। मुकेश अंबानी जी को सेलेक्ट करने का मतलब था एक ऐसे विक्टिम को सेलेक्ट करना, यानी एक ऐसे पर्सन को टारगेट करना जिस पर पूरा देश हिल जाए। और इसको सेलेक्ट करने के पीछे बहुत सारे मोटिव होते हैं। कोई भी जब व्यक्ति किसी विक्टिम को सेलेक्ट करता है, कोई क्रिमिनल जब किसी विक्टिम को सेलेक्ट करता है तो वो देखता है कि इजी विक्टिम है या नहीं। और अगर विक्टिम थोड़ा सा भी डिफिकल्ट है तो वो सेलेक्ट करता है प्लेस को, कि ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे विक्टिम आता जाता है इजीली। पर उसके बावजूद भी यहाँ पर मुकेश अंबानी जी को पहला क्राइटेरिया तो पास कर लिया था सचिन वाजे और उनकी टीम ने, जो भी उनके पीछे उनके आकर रही। तो इसके बाद जब उन्होंने जब विक्टिम सेलेक्ट कर लिया कि ये मुकेश अंबानी जी को टारगेट करेंगे, पर बहुत बैठक हुई होगी, बहुत सारी मीटिंग्स हुई होगी कि आखिर कैसे इनको हम टारगेट करेंगे। तो पूरी प्लानिंग हुई कि किस तरीके से ये स्कॉर्पियो गाड़ी, जिलेटिन वगैरह ले आके और घर के बाहर, क्योंकि धमकी सिर्फ घर के बाहर, वो घर के अंदर इतना तगड़ा प्लांटिंग नहीं कर सकते थे। पर यहाँ पर दोस्तों वो ये भूल गए कि मुकेश अंबानी जैसा बड़ा व्यापारी, एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो ना कि पूरे देश में, पूरे विश्व में विख्यात है, वो इतनी टाइट सिक्योरिटी अपने आसपास रखता होगा, इतने सीसीटीवी कैमरास होते होंगे, इतनी सारी चीज़ें होती होंगी कि उसका पकड़ा जाना बहुत ही आसान था। किसी भी क्रिमिनल का पकड़ा जाना बहुत ही आसान था। दूसरी चीज़ जो वो यहाँ पे ध्यान नहीं दी उन्होंने, वो ये थी कि अगर मुकेश अंबानी को टारगेट किया और अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुए तो ये केस इतनी बुरी तरह खुलेगा, जो कि अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से परत दर परत उठती चली जा रही है और कितने लोग इसमें इन्वॉल्व होते चले जा रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो दोस्तों क्रिमिनल का क्राइटेरिया होता है किसी विक्टिम को सेलेक्ट करने का, बाद में होता है कि कैसे मोडस ऑपरेंडाई क्या रहेगा। तो मोड ऑफ ऑपरेशन उन्होंने बखूबी सेलेक्ट किया कि किस गाड़ी से वो जाएंगे, किस स्कॉर्पियो से। उसके बाद अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि प्लानिंग किस तरीके से हुई थी यहाँ पर। तो जो 26 फरवरी को जो आपको वीडियो फुटेज दिखाई दी पहले, जिसमें मनसुख हिरेन उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, सचिन वाजे के साथ कार में दिखाई दे रहे हैं, तो प्लानिंग ये हुई थी कि हम आपकी गाड़ी ये वाली यूज़ करेंगे, इससे पहले ही आप एक पुलिस में रिपोर्ट लिखाओ उस गाड़ी के चोरी होने की। तो जो पिछले जब भी उन्होंने रिपोर्ट लिखाई वो उनको लेके आए, ये तब का सीन है। वही वीडियो फुटेज दोस्तों तब की होगी मेरे ख्याल से, अगर हम फॉरेंसिक एनालिसिस की तरफ से देखें कि वो उनको लेके आ रहे हैं कि एक आप अपनी कंप्लेंट लिखाइए कि गाड़ी चोरी हो गई है, जिससे कि अगर कल को उनके ऊपर इल्ज़ाम आता भी है, जब मनसुख हिरेन ने इस काम के लिए मना किया होगा कि नहीं वो फंस जाएंगे, वो तो उन्होंने कहा था एक काम करते हैं पहले इसकी कंप्लेंट लिखाइए चोरी होने की। तो ये चोरी होने की कंप्लेंट होगी, जिससे कि सारा दारोमदार जो जाएगा वो उस पर जाएगा, वो शक उस पर जाएगा जिसने भी गाड़ी चोरी की होगी। और फिर उसके बाद ये प्लानिंग हुई कि अब गाड़ी की चोरी की कंप्लेंट तो हो गई, वो लेके आए, उन्होंने गाड़ी की चोरी की कंप्लेंट लिखाई। और उसके बाद ये प्लानिंग हुई कि वो कौन जाएगा इस काम करने के लिए। अब दोस्तों दूसरा होता है सिलेक्शन ऑफ द परपिट्रेटर, यानी कि और क्रिमिनल्स को सेलेक्ट करना। कैसे सेलेक्ट करेंगे? अगर किसी और को इन्वॉल्व करेंगे यहाँ पर तो बात बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, खुल जाएगी। तो उन्होंने खुद को चुना कि वो लंबा कुर्ता और इस तरीके से भेष बनाकर जाएंगे। और दूसरी बात यहाँ पे खुद को सेलेक्ट करने का मतलब एक भी था कि जितने भी रास्ते होंगे उनसे क्लियर होते चले जाएंगे। कोई अगर मिलेगा भी तो देखेगा अरे ये तो वाजे साहब जा रहे हैं और ये उनकी गाड़ी है, वो इनको निकलने दिया जाए। और वहाँ पर सिक्योरिटी ने उनको कई जगह से, जितनी भी सड़कों पर या कहीं भी कोई पुलिस नाका या कुछ भी होगा तो वहाँ पर वो निकलते चले गए होंगे। और इस तरीके से वहाँ पर ये प्लानिंग हुई गाड़ी प्लांट करने की। जो यहाँ पे अभी भी एक सबसे बड़ी गुत्थी है वो ये है कि जिलेटिन कहाँ से प्रोक्योर किया, क्योंकि वो जिलेटिन अगर प्रोक्योर किया गया है तो यानी कि बहुत मात्रा में जिलेटिन और भी होगा, और भी ऐसे एक्सप्लोजिव मटेरियल्स होंगे कि उनका पता लगाना एनआईए के लिए अब बहुत ज़रूरी है। दोस्तों जरा सोचिए, अगर यहाँ पे मुकेश अंबानी को टारगेट ना करके किसी छोटे व्यापारी को टारगेट किया गया होता, या एक सड़क पर ये प्लांटिंग की जाती और उसके बाद अगर इस बॉम्ब का पता लगाया जाता एटीएस के या क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट के द्वारा, तो इतना बड़ा ये केस नहीं बनता। तो उन्होंने इसलिए मुकेश अंबानी को टारगेट किया क्योंकि उन्हें केस बहुत बड़ा बनाना था और उसके बाद उन्हें प्रमोशंस पाने थे कई सारे, और मुंबई पुलिस की छवि बहुत पाक साफ करनी थी कि जितनी बिगड़ गई है। और सबसे बड़ा
जो मंसूबा था, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, वो ये था कि जितने भी केसेस अभी पेंडिंग में चल रहे हैं मुंबई पुलिस के द्वारा, सो कॉल्ड सचिन वाजे के अंडर जितने भी केसेस चल रहे हैं, वो सारे केस सच साबित हो जाते और सही साबित हो जाते, यानी कि उन्होंने जो भी इन्वेस्टिगेशन अपने पिछले केसेस में की है वो सही है। और इससे इतना बड़ा इम्पैक्ट, इसको हम कहते हैं दोस्तों CSI इफेक्ट, यानी कि जो आप देखते हैं, जजेस भी अगर इसको देखते हैं या वकील इसको देखते हैं, वो कहते हैं नहीं, मुंबई पुलिस खुद अच्छा काम करती है, इतना अच्छा मुकेश अंबानी जी के घर पे एक अटैक होने वाला था और उसका भी पता लगा लिया, उस टेररिस्ट का पता लगा लिया या उसको पकड़ लिया। तो इस तरीके से एक तीर से कई निशाने यहाँ पे बनते थे। अब दोस्तों ये तो रही पूरी प्लानिंग की बात। इसके बाद की बात आती है जब ये सब काम हो गया, उसके बाद अब ये बात आई जब अगले दिन मनसुख हिरेन से पूछताछ हुई, जब ATS ने मनसुख हिरेन से पूछताछ की, गाड़ी का पता लगाया कि मनसुख हिरेन की थी। जब मनसुख हिरेन के पास वही क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट सचिन वाजे पहुंचते हैं तो उन्हें लगा कि अब ये केस थोड़ा बड़ा हो रहा है, मीडिया में आ रहा है, तो मनसुख हिरेन को उन्होंने मतलब समझाया गया होगा कि आप देखिए, ये कह दीजिए कि गाड़ी आपकी चोरी हुई थी, आपको नहीं पता है किस तरीके से क्या हुआ, 2-3 दिन ये सब बातें चलेंगी और हम आपको इतना रुपया, इतना मनी आपको पहुंच जाएगा, मिल जाएगा। पर यहाँ पर दोस्तों मनसुख हिरेन फंसते हुए दिखाई दिए। मनसुख हिरेन को लगा कि वो फंस जाएंगे और लगातार कॉल पे कॉल चल रही थी, बात पे बात चल रही थी कि किस तरीके से, तो उन्हें भी ये लगा होगा। इसके बाद जो सचिन वाजे के जो भी आका रहे होंगे या जो भी कोई रहा होगा, उन्होंने उनसे डिस्कस किया होगा ये केस और उन्होंने कहा होगा कि मनसुख हिरेन को या तो रास्ते से हटाओ। उसके बाद दोस्तों पूरी प्लानिंग हुई मनसुख हिरेन को रास्ते से हटाने की। और मैं आपको बताता हूँ कि इतनी आसानी से अब मनसुख हिरेन तब भी गाड़ी में उनकी में बैठ गए, यानी कि जब वो उनको बुला के ले गए होंगे घर से, तो डेफिनेटली वो उनको जानते थे और वो जानते थे कि इजीली ये हमारे साथ आ जाएंगे मनसुख हिरेन, और वो उनको वहाँ से बैठा के ले गए। और उसके बाद जो भी वारदात हुई उस गाड़ी में, जो आप मर्सिडीज ब्लैक कलर की देख रहे हैं, जिसमें ये वारदात को अंजाम दिया गया होगा। हालांकि बहुत सारी उनके पास अब SUVs, जिनको लग्जरी कार्स कहते हैं, जिनको हम कार नामे के नाम से इस समय इस केस को हम जान रहे हैं, तो उनमें से एक कार चूज की गई और मनसुख हिरेन जी को ऐसे सुनसान जगह पे ले जाया गया और उनके साथ ये हादसा किया गया होगा। क्योंकि इसके बाद इनकी प्लानिंग ये रही होगी कि अब क्योंकि पहले मनसुख हिरेन से पूछताछ हुई, मनसुख हिरेन की गाड़ी पकड़ी गई, तो क्यों ना सारा दारोमदार, पूरे केस की लायबिलिटी मनसुख हिरेन पे डाल दी जाए और मनसुख हिरेन फरार है। लाश को ऐसी जगह फेंका गया था कि शायद मिले भी ना, और जाने कितने लोग ऐसी ही जगह इतनी बार फेंके गए होंगे, उनकी लाश तक नहीं मिली होगी आज तक। जैसा कि आप मिस्टर यूनिस के केस में जान रहे हैं कि आज तक उनकी लाश भी बरामद नहीं हुई है। तो इसी तरीके से दरिया में, सागर में उनकी लाश को ही फेंका गया होगा। इसी मकसद से फेंका गया था मनसुख हिरेन की लाश को कि ये नहीं मिलेगी और कुछ दिन में केस शांत हो जाएगा और इन सब का प्रमोशन हो जाएगा और एक टेररिस्ट पकड़ा जाएगा इस तरीके से, या बाद में कभी एनकाउंटर करके दिखा देते कि मनसुख हिरेन भाग रहा था या इस तरह की कुछ बात थी। पर दोस्तों किस्मत को और यहाँ पे भगवान को कुछ और ही मंजूर था और उन लोगों ने, जिसने भी लाश को ढूंढा, जो कर्मचारी थे, उन्होंने लाश को ढूंढा और जब देखा कि इस तरीके से वारदात हुई है, तो पूरा का पूरा केस दोस्तों पलट गया यहाँ पर और सारी प्लानिंग फेल हो गई। क्योंकि ऊपर वाले की प्लानिंग के आगे हमारी और आपकी प्लानिंग बिल्कुल नहीं चलती, और जैसा ऊपर वाले को मंजूर होता है वो दूध का दूध और पानी का पानी करके रहते हैं। जैसा कि आप सब लोग कहते हैं मेरे कमेंट्स में कि पाप का घड़ा जब बढ़ जाता है तो ऐसा ही कुछ होता है, और हमें यही दृश्य यहाँ पर देखने को मिला। इतनी पूरी प्लानिंग के बावजूद भी ये प्लानिंग पूरी फेल हो गई, और फिर किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप NIA ने या ATS ने इस केस को सॉल्व करने की ठान ली। और जैसा कि अब सुनने में आपको मिल रहा है कि मनसुख हिरेन हत्याकांड को भी, जी हाँ मैं हत्या बोल रहा हूँ क्योंकि खुद एक टीवी इंटरव्यू में मैंने, जो देशमुख जी हैं उनके इंटरव्यू में मैंने ये सुना कि उन्होंने इसको हत्या करार दिया, हत्या बोला, तो मैं भी यहाँ पर इसको हत्या ही बोल रहा हूँ। और जिस तरीके से 5-6 रूमाल उनके मुंह में घुसे हुए मिले, उसके ऊपर से मास्क था, लंग्स में पानी नहीं था, और जिस तरीके से जो एविडेंसेस मिले उन एविडेंसेस के तौर पर हम इसको सीधा सीधा हत्या ही करार देंगे। तो अब NIA उस हत्या की जांच भी कर रही है, और डेफिनेटली अब NIA जल्द, ऐसा ना हो कि कहीं NIA के पास ही सुशांत का और दिशा का केस भी आ जाए और CBI और NIA इस केस को साथ मिलकर करें। तो दोस्तों कहने का मतलब यह है कि जब भी कोई क्रिमिनल क्राइम करता है तो उसके पीछे का एक मोटिव होता है। यहाँ पे मोटिव था, देखिए 3 चीजें बहुत जरूरी होती हैं दोस्तों। एक तो होता है प्रेशर, दूसरा होता है अपॉर्चुनिटी, और तीसरा होता है रेशनल। तो प्रेशर क्या था? प्रेशर था यहाँ पे प्रमोशन पाने का और अपनी छवि, मुंबई पुलिस की छवि ठीक करने का, और तीसरा प्रेशर था कि अपने जितने भी केस है उन सबको सही साबित करने का, यानी कि उनका जो
पहले वो बर्खास्त हुए थे, सस्पेंड हुए थे, वो गलत हुए थे और इस तरीके से सारे केस ठीक हुए थे। ये 3 प्रेशर उनके ऊपर थे और चौथा प्रेशर ऑफ कोर्स यहाँ पर पैसे का था कि बहुत बड़ी रकम इससे उनको मिलने वाली थी या जिसको भी मिलने वाली थी। और दूसरी चीज़ थी अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी यहाँ पर थी दोस्तों, जो मुकेश अंबानी जी हैं उनके घर को चूज करना अपॉर्चुनिटी यहाँ पर थी, क्योंकि वो पुलिस में है, इस काम को इजीली अंजाम दे सकते हैं, क्योंकि सारी सीसीटीवी फुटेज रास्ते की वो इजीली गायब कर सकते हैं, डीवीआर हटा सकते हैं। तो यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी थी। अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर दोस्तों जिलेटिन मिलने की आसानी से। अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर दोस्तों किसी और की गाड़ी मिलने की बहुत आसानी से, और इतनी सारी गाड़ियाँ मिलने की। तो दोस्तों इतनी सारी अपॉर्चुनिटी थी। और एक अपॉर्चुनिटी जो आका की थी, जो भी आका थे उनके ऊपर से, उनकी भी अपॉर्चुनिटी थी कि इस केस को खोलने वाला कोई होगा ही नहीं। और तीसरा है दोस्तों रैशनल, यानी कि इसके पीछे का कारण ये है कि जब और लोग कर सकते हैं, और लोग कर रहे हैं, इस तरीके से हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए भी इस वारदात को अंजाम दिया गया। तो ये जो फ्रॉड ट्रायंगल या क्राइम ट्रायंगल होता है, इसको ध्यान में रखते हुए कोई भी जांच एजेंसी केस को सॉल्व करती है, और एनआईए और सीबीआई भी यही कर रही है दोस्तों। तो थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, और मैं आशा करता हूँ बहुत जल्दी कोई ना कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। बने रहिए मेरे साथ।